चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री C.P. राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। C.P. राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, तिरुपुर में, और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही is considered to be a person as a statesman who is recognized in the state। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः C.P. राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सब के माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन C.P. राधाकृष्णन जी को मिले।
आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में जो बड़ा फैसला हुआ, महाराष्ट्र के फिलहाल जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको बतौर प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में एनडीए ने चयनित किया है। सीपी राधाकृष्णन लंबे समय तक बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं। कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद चुने जा चुके हैं। तमिलनाडु में इनफैक्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन पार्टी लाइन से अलग हटकर उनकी छवि रही है, ये बताने में जेपी नड्डा ने उन्होंने वक्त नहीं लगाया। कारण ये भी क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और एक बार फिर सदन को चलाने का जिम्मा होगा तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि पार्टी लाइन से अलग हटकर है और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा सकते हैं, ये उन्होंने जरूर जोर देकर के फोकस करके बताया है। झारखंड के राज्यपाल पहले थे, इसके बाद महाराष्ट्र का लगभग 1 साल का उनका कार्यकाल हुआ है राज्यपाल के रूप में। उससे पहले झारखंड के राज्यपाल थे। 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो पिछली बार तबादले हुए थे, जो हमने नियुक्तियां देखी थी, उनमें इनका चुनाव महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किया गया था। और अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए के और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के बीच उनके नाम पर मोहर लग चुकी है, एक समर्थन उनको मिल चुका है। मेरे साथ सुकेश रंजन इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख करती हूँ। सुकेश जी, सीपी राधाकृष्णन कैसा नाम नजर आता है धनखड़ के बाद? क्योंकि उनका नाम अगर सामने आ रहा है तो शायद ये भी एक कारण कि जेपी नड्डा ने ये जिक्र किया, पार्टी लाइन से अलग हटकर एक छवि है उनकी। देखिए, पुराने नेता हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, बीजेपी के सदस्य रहे हैं। पुराने नेता के तौर पर उनकी एक पहचान है, साफ सुथरी छवि है। आपको मालूम है वो झारखंड के राज्यपाल थे, फिर बाद में अभी जो सर्व कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पे सर्व कर रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक पार्टी में उसने सर्व किया है, एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित रहा है। और यही कहा जा रहा था कि मुख्य जो क्राइटेरिया होगा वो यही होगा कि जो व्यक्ति चुना जाएगा वो बीजेपी का मेंबर होगा और उनकी विचारधारा से सहमत होगा, उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर देखिए इसको, अगर राजनीतिक तौर पे डाइसेक्ट किया जाए तो आप समझिए तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो साउथ में एक मैसेज राज्यपाल के तौर पे सर्व करने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो अनुभव होता है वो अनुभव भी उनके पास है। 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो होता है वो भी उनके पास है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो साउथ को भी एक मैसेज देने की कोशिश है। अब वहां के लोग जैसे तमिलनाडु से वो आते हैं और डीएम की एक बड़ी पार्टी है जिसके लोकसभा और राज्यसभा में अच्छे खासे सदस्य हैं, तो ये सोच समझकर ये नाम तय किया गया है। अगर डीएम के राधाकृष्णन के नाम से का समर्थन नहीं करती है तो उनको डॉक में डाला जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आपका उम्मीदवार, आपके प्रदेश का एक उम्मीदवार अगर आ रहा है तो आप उसका समर्थन क्यों नहीं कर रही है। ये होता रहा है पहले भी, अगर आपको याद हो राष्ट्रपति का चुनाव था, प्रतिभा पाटिल उस समय यूपीए की उम्मीदवार हुआ करती थी और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, लंबी सहयोगी थी और बड़ा नेचुरल लड़ाई के तौर पे उनको देखा जाता था। लेकिन जब प्रतिभा पाटिल का नाम आया तो शिवसेना ने पार्टी लाइन से अलग हटकर, चूंकि वो महाराष्ट्र से आती हैं, तो उनके पक्ष में वोट किया। तो ऐसा कई बार हुआ है कि आप दूसरी पार्टियों को डॉक में डालती है बीजेपी, ये काम इस चुनाव में। लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं सुकेश, क्योंकि 16 साल की उम्र से ही वो आरएसएस से भी जुड़े रहे। भले 40 साल का करियर उनका बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर का, लेकिन आरएसएस से वो जुड़े रहे हैं, मजबूत संबंध आरएसएस से। आरएसएस को लेकर विपक्ष की सोच और उसमें फिर पार्टी लाइन से अलग हटकर उनके पक्ष में जाए, विपक्षी पार्टियां जाएं, इसकी संभावना कितनी नजर आती है? ये ऐसा चेहरा हो पाएगा, इसकी कितनी संभावना है ऐसे में जुड़ाव के मद्देनजर? मैंने पहले ही कहा आपको, विचारधारा के पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ये पहला क्राइटेरिया था और मुझे लगता है कि उसमें वो फिट बैठते। मैंने आपको कहा कि तमिलनाडु जैसे राज्य से 2 बार वो चुने भी गए जहां बीजेपी के वैसे फुटप्रिंट नहीं है, तो वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर रहे हैं, विचारधारा के प्रति समर्पित रहे हैं, तो बीजेपी के लिए तो वो मुफीद कैंडिडेट है। लेकिन आपने चूंकि पॉलिटिकली कैसा नाम है इसकी तरफ इशारा किया, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसे समय में जब आने वाले कुछ सालों में चुनाव है, डीएमके वहां एक सत्तारूढ़ दल के तौर पे है और डीएमके और कांग्रेस पार्टी का वहां गठबंधन है, पुराना गठबंधन है, तो ऐसे में उस प्रदेश के किसी
व्यक्ति को अगर चुना जाता है तो डीएमके पर एक ऑब्वियस सा प्रेशर होगा कि क्या वो अपने प्रदेश के किसी व्यक्ति का समर्थन करे। वो समर्थन करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करके बीजेपी ने एक पासा फेंकने की कोशिश की है। अब हो सकता है कि यूपीए कोई बिहार का कैंडिडेट दे दे, यूपीए कोई बंगाल का कैंडिडेट दे दे, जहां उनको डॉक में रखने की कोशिश करे। आपको मालूम है कि नंबर्स जो हैं वो एनडीए के पास हैं। दोनों ही सदनों में आपको जानकारी है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसके लिए वोटिंग करते हैं। दोनों ही सदनों में बीजेपी और एनडीए का बहुमत है। तो ऐसे में ये जीत हार का मसला नहीं है। बीजेपी और एनडीए आराम से ये चुनाव जीतेगी, लेकिन क्या इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा, और क्या इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, रोचक बनाने की कोशिश करेगी यूपीए, और आज के दौर में उसको इंडिया ब्लॉक के नाम से जाना जा रहा है। तो ऐसा करेंगे क्या? इसके तहत ये देखा जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन का नाम बीजेपी के लिए सही तरीके से देखा जाए तो वो मुफीद नाम। शुक्रिया आपका सुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर रही हूँ। कुमार, एक और बात बताइए, क्योंकि इससे पहले एक जिम्मा, किरण रिजिजू भी उसमें शामिल थे, उनको मिला था एक जिम्मा की पार्टियों के बीच एक आम सहमति आप डेवलप कीजिए एक नाम को लेकर के कि हमको एक कैंडिडेट दे पाए, चुनाव की नौबत ना आए। क्या सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर ऐसी कोई कोशिश हुई कि विपक्ष को साथ लेकर चला जा सके? देखिए, बिल्कुल इस मुद्दे पे जरूर सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी, खासकर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से। लेकिन जब नाम अभी आया है और अब से कुछ देर पहले ही एनडीए के साथियों के साथ इस नाम को लेकर डिस्कशन हुआ है, तो जाहिर तौर पे विपक्ष से इस मुद्दे पे अभी तक चर्चा नहीं हुई होगी, क्योंकि अब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह तय किया है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट होंगे। तो अब इस नाम को लेकर सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो नेता हैं, वो तमाम विपक्षी दलों के पास पहुंचेंगे। और ऐसी जब स्थिति होती है तो ऐसे में जाहिर तौर पे एक रूपता नहीं आ पाती, एक मत नहीं हो पाएगा सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये तय मानकर चलिए। क्योंकि जब किसी नाम पे चर्चा, कंसेंसस पे पहुंचने की बात होती है तो प्रयास ये होना चाहिए कि आप एक नाम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बैठे और बातचीत करें। लेकिन जो स्थितियां, जो नाम अभी आई है, उसे अब लेकर विपक्ष के पास आप जाएंगे। देखिए, नंबर्स सरकार के पास है, एनडीए के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो होते हैं इसमें वोट डालते हैं, तो नंबर्स की कोई दिक्कत नहीं है। सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के नॉमिनी है वो आराम से चुनाव को जीत जाएंगे। लेकिन इस नाम पे सहमति बन पाएगी, इसकी संभावना काफी कम दिखती है। जाहिर तौर पे वैसे भी पार्टी बीजेपी ये चाहती थी कि जो डीपली रूटेड हो संगठन में, उसको इस बार बनाया जाए। चूंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये एक बात सामने आई थी कि ऐसा व्यक्ति को वीपी पद का कैंडिडेट बनाया जाए जो कि संगठन में और वैसा चेहरा क्या साबित होंगे राधाकृष्णन देखना होगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए।